गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 11 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, सपने वे नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। बिल्कुल सही बात है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहा गया है ये बात, और ये मतलब 100% सटीक बैठता है। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके आदर्श हैं। ये निस्वार्थ भाव से पूरे देश की सेवा किए हैं, और इन्होंने ही ये बोला है लाइन कि सपने वो नहीं होते जो हम लोग नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। बिल्कुल सही बात है एकदम। हम लोग जिस किसी भी लक्ष्य में मतलब क्यों ना हम बंधे हों कि हाँ हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए जी जान से लगन से लग जाना पड़ेगा, तभी आपके सपने पूरे होंगे। ऐसे तो मतलब एक सर थे हमारे जो हमें बोले थे कि मतलब रात में सपने तो हर कोई देखता है, एक रिक्शा वाला भी देखता है, लेकिन दिन में सपना जो देखता है वही इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, सपने को अगर पूरा करना है तो उसके लिए दिन रात मेहनत एक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग कंटेंट के बारे में बात करते हैं हर समय, जो नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, पर्सन इन प्लेस जो न्यूज़ में है वो है, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम अगर कुछ है तो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, रिपोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चल रहे राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर बी रजत पदक, ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय खेल आपको मालूम होगा अभी गुजरात में आयोजित हो रहा है, मतलब चल रहा है। इसमें अंतिम पंगाल जो है ये अंडर अंडर 20 में, मतलब 20 साल के जो कम उम्र के व्यक्ति हैं, और ये रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं। किस में? रेसलिंग में, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुश्ती में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ये देखिए अंडर 20 अंतिम पंघाल विंस गोल्ड मेडल इन रेसलिंग, और ये कब से कब यहाँ पे चल रहा है? तो कल तक चलेगा, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। देखिए यहाँ पे इसका क्या है, वाक्य क्या है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रो स्पोर्ट्स, इसे याद कर लीजिएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल है जो कि गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, इसे भी याद कर लीजिएगा, और 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ये चलेगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसी राष्ट्रीय खेल में पूजा पटेल है, ये पहली बार, ठीक है, पूजा पटेल ने योगासन में गोल्ड मेडल जीती है, और ये पहला मेडल है योगासन खेल में। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। गुजरात की बात करें तो राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, इसे याद कर लीजिएगा। ये तो आप लोग सभी को जानते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर है अमित कुमार, ऑप्शन नंबर बी यून किंग टैंग, ऑप्शन नंबर सी दीक्षित जोशी, ऑप्शन नंबर डी आनंद कुमार। तो आप लोग देखिए फोटो में देख पा रहे होंगे कि अभी हाल ही में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से यून किंग टैंग को सम्मानित किया गया है। ये इसे याद कर लीजिएगा, ये कैलिफोर्निया के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, और रामानुजन पुरस्कार जो है ये यंग मैथमेटिशियन को मिलता है, इसे याद कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो यूंकिंग टैंक जो है ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, इसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, संत रामानुजनचार्य का जो सबसे बड़ा प्रतिमा है वो हैदराबाद में लगाया गया था, आपको मालूम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी एसबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक। तभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा स्मार्ट वायर जो फैसिलिटी है उसको
शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च्ड स्मार्ट वायर फैसिलिटी की फीचर्स एंड हाउ इट इज़ वर्क्स। ठीक है, इसमें यह है किया हुआ, आपको मालूम होगा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 1994 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय इसका वडोदरा गुजरात में स्थित है और अभी वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ हैं ये संदीप बख्शी हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो आकर आपको पसंद आता है फ्रेंड्स तो आप ज़रूर चैनल से पे शेयर करें। ठीक है, सभी लोगों को शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें ताकि और हम आपके लिए कुछ बेहतर वीडियोस बना सकें और इस पे दिन रात मेहनत लगा के काम कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य की दिखौ नदी में मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो अभी हाल ही में नागालैंड के जो दिखौ नदी है उसमें एक मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, देखिए नागालैंड में ये जो है कि जो दिखौ नदी है इसमें एक मछली की नई प्रजाति का खोज किया गया है और इस प्रजाति का नाम रखा गया है पैंथिया इक्नोविसिस। इसे याद कर लीजिएगा, इक्वेसिस। ठीक है, पैंथिया इक्वेसिस। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, इसे याद कर लीजिएगा। यही मछली है जिसका नाम पैंथिया इक्वेसिस रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, देख लीजिए, हाल ही में किस उद्योगपति को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर है रतन टाटा, ऑप्शन नंबर बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर सी गौतम अडानी या ऑप्शन नंबर डी अजीम प्रेम जी। तो अभी हाल ही में रतन टाटा जी को, जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, उनको सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये मच डिजर्विंग पर्सन भी हैं। ठीक है, ये जिन्होंने मतलब एक होता है ना, एपीजे अब्दुल कलाम है, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करके चले गए। ठीक है, राष्ट्रपति। उसी प्रकार से रतन टाटा जी भी हैं जो देश की सेवा मतलब निस्वार्थ भाव से करते हैं, मतलब दिल खोल के दान करते हैं और जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उसे बहुत मदद करते हैं। इनके कंपनीज में लोग काम करने का मौका ढूंढता है। एक बार मुझे भी मौका मिला था टीसीएस में काम करने का, तो वही है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और समाज सेवा भी करते हैं, तो इसीलिए इनको सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा 2022 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तभी भारत और अमेरिका ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हाल ही में इंडिया और यूएस लॉन्च न्यू एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी का सपोर्ट में ये काम किया गया है। अच्छा, आपको मालूम होगा रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? ऐसे एनर्जी, देखिए एनर्जी फ्रॉम सोर्सेज दैट आर कॉन्स्टेंटली बिंग फॉर्म्ड, मतलब लगातार उससे बनता है एनर्जी जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं या अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, है ना। तो कितने प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जियोथर्मल एनर्जी। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का टाइप नहीं है, तो उसमें एक 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो रिन्यूएबल एनर्जी का रहेगा, एक ऑप्शन कुछ और रहेगा, उसे आपको पिक करना होगा। तो आप इससे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत में वे स्रोत शामिल किए जाते हैं जो एक बार इस्तेमाल हो जाने पर दोबारा इस्तेमाल करने लायक होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा जो है, अक्षय ऊर्जा स्रोतों के नाम है सूर्य ऊर्जा, पवन चक्की ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएं। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या भारत कुछ काम कर रहा है क्या रिन्यूएबल एनर्जी में? तो देखिए बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर विथ रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया का जो टारगेट था 175 गीगावाट का, उसमें से इंडिया जो है 100 गीगावाट ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी में अचीव कर चुका है।
50 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी ये अंडर इंस्टॉलेशन है, और 27 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो टेंडरिंग अभी शुरू हो चुका है, मतलब टेंडरिंग मिलेगा। भारत का लक्ष्य है, पहले तो ये 2022 तक ही था, ठीक है। अभी 2030 का अंदर में भारत बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी में हम 450 गीगावाट अपना जो कैपेसिटी बना लेंगे, मतलब टारगेट अचीव कर लेंगे 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा। और इसके लिए ही ग्रीन एनर्जी के लिए भारत ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज़ 2 भी लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 450 गीगावाट जो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है उसको हासिल करने में मदद मिलेगा, और इसके लिए कैबिनेट के द्वारा 12,031 करोड़ रुपए का भी इसमें बजट में आवंटित किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि प्रमोट इलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिड्यूस्ड कार्बन इमिशन को भी कम करना है, और लार्ज स्केल में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इसमें जॉब्स मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ऐसा कहना केंद्र सरकार का है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और कुछ भी इसमें फैक्ट्स देखते हैं, जैसे लीडिंग क्लीन एनर्जी रिवोल्यूशन, इसमें भारत का जो रैंक है ये 5th है ग्लोबल रैंकिंग इन सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 5वां रैंक है पूरा ग्लोबल में, पूरा विश्व में भारत का, ठीक है। 521 मेगावाट का जो सोलर रूफटॉप है वो ऑलरेडी एडेड है क्वार्टर सेकेंड का 2021 का क्वार्टर सेकेंड में, ठीक है। 75% जो रिड्यूस सोलर पावर ट्रैफिक है इसको कम किया गया है, और 17 गुना ज़्यादा सोलर कैपेसिटी को 7 साल में बढ़ाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, कैबिनेट अप्रूव्स स्टेट ट्रांसमिशन एनर्जी कॉरिडोर फेज़ 2, अभी हम लोग बता दिए 20 गीगावाट जो है ये 7 साल में 7 स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, और इसके लिए 12,031 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। और 7 स्टेट कौन कौन सा है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये सब जो है रेज इसको किया गया है। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें 33% है प्रोजेक्ट का, और बाकी सब राज्य का द्वारा किया जाएगा। और ये कितने मतलब सालों का टारगेट है? ये तो 5 साल का टारगेट है। अब आते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का। तो जैसे अभी हम लोग को मालूम है कि अमेरिका के साथ ये टाई अप हुआ था। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और प्रेसिडेंट कौन है? जॉय बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, आप लोग को सभी को मालूम होगा, ठीक है। अमेरिका के संसद को क्या बोला जाता है? सीनेट बोला जाता है। और जापान के संसद को डाइट बोला जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इजराइल के संसद को निषेध बोला जाता है। अभी हाल ही में अमेरिका में गन के ऊपर बहुत सारे अपराध हुए, तो उसके लिए गन कंट्रोल विधेयक अमेरिका के सीनेट में पारित किया गया था, जो कि पास भी हो चुका है, ठीक है। आरती प्रभाकर ये उनको अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। I2U2 जो समूह है इसमें 4 देश शामिल हैं। आई मतलब 2, इसका मतलब 2 बार आई, तो एक आई से इंडिया, दूसरा आई से इजराइल, फिर यू जो है वो भी 2 बार, तो एक आई से UAE और दूसरा यू से USA। तो इसमें 4 देश है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत, ठीक है, इजराइल, UAE और USA। और ये क्यों बनाया गया है? ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फ्रंटियर है। और जापान का सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हाल ही में ऑकलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी अश्विनी वैष्णव। तो इसका भी आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, एस जयशंकर के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमित शाह भी हैं, लेकिन एस जयशंकर के द्वारा ये ऑकलैंड में किया गया है, ये भारत का तस्वीर है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके राइटर कौन है? भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट क्या है? एम वेंकैया नायडू, इसे याद कर लीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो बहुत पहले का ये है, विमोचन किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तभी हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा
यह अध्यादेश को मंजूरी दिया गया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है या फिर ऑनलाइन जो जुए करता है उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो अध्यादेश क्या होता है ये हम लोग अभी इस वीडियो में ही जानेंगे। तो अध्यादेश से रिलेटेड भी क्या कुछ क्वेश्चन है क्या, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 155, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 213। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर पता है तो। ठीक है, तो हम लोग ये बताते हैं कि जो राष्ट्रपति, ये तो राज्यपाल है ना, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति है वो अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के लिए है, इसे याद कर लीजिएगा। ये किसके लिए है, ये प्रेसिडेंट के लिए है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन वहीं राज्यपाल के लिए मतलब गवर्नर जो है, स्टेट के जो गवर्नर होता है वो कौन सा में करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, है ना। चलिए हाल इससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। जैसे तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई, मुख्यमंत्री के स्टालिन है और राज्यपाल एन रवि है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या है, बच्चों को जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें नाश्ता भी दिया जाएगा। जैसे मिड डे मील देते हैं वैसे ही नाश्ता का भी ये किया गया है। अध्यादेश गवर्नर का 213 में इसको जारी किया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु सरकार ने ही जिला जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापना की है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिला जलवायु परिवर्तन मिशन। ठीक है, हाल ही में पेंटाट्रॉन जो है, पेगाट्रॉन, ये चेन्नई में आईफोन का निर्माण करने का मतलब शुरू किया है, आईफोन का निर्माण करेगा। ठीक है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने नंजनारायण जो टैंक है इसको पक्षी अभयारण्य घोषित करने का अधिसूचित किया है, इसे याद कर लीजिएगा। तमिलनाडु का 5वां जो हाथी रिजर्व है ये अगस्ता मलाई में मिला है, इसे याद कर लीजिएगा, अगस्ता मलाई। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, और आपको सच में अगर प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है या फिर हमारा जो मेहनत है उसे अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी आके जुड़ सके और सुबह में यह क्लास ले सके। ठीक है, हमारा भी कुछ आप मदद कीजिए। ठीक है, और मतलब चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी और आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ पे होता है, झारखंड में होता है, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सेकेंड नंबर पे कौन है, तो सेकेंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल। कौन है, वेस्ट बंगाल में, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है। आपको मालूम होगा कि बिहार में नीतीश कुमार ने बाल विवाह पर भी रोक लगाया है, दहेज प्रथा पे भी रोक लगाया है और शराबबंदी पे भी रोक लगाया है, इसे याद कर लीजिएगा। ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जागरूक होने का भी ज़रूरी है। कम उम्र में बच्चे का शादी करना मतलब मौत से खिलवाड़ करना है ना, वही चीज़ है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति जो है ये झारखंड की है। इस रिपोर्ट के बाद झारखंड के बाद सबसे ज़्यादा बाल विवाह जो है ये पश्चिम बंगाल में होता है। झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और जो गवर्नर है वो कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा। ठीक है, रमेश बैस है, वैसे हम आपको बता ही देते हैं। ठीक है, रमेश बैस है। ठीक है, झारखंड के अभी कौन है, रमेश बैस। ठीक है, गवर्नर। और यहाँ पे झारखंड के कोहबर पेंटिंग को अभी जीआई टैग मिला है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहराई फेस्टिवल ये भी झारखंड में ही मनाया जाता है। देखिए, प्रोहिबिशंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बिल 2021 आया था, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब जो है ना हम खोजते हैं कि मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको मिल जाए तो उसे भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे अपने सेशन में। तो देखिए, क्या ऐसा कुछ कानून है क्या हमारे भारतीय संविधान में, तो बिल्कुल है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं होना चाहिए। और ये पहले उम्र जो था 18 साल से मतलब कम उम्र के लड़कियों को
शादी नहीं करना है। अगर ऐसा करता है तो उसको मतलब उसको जेल भी होगा और पैसा भी लग सकता है, 2 साल का जेल और 1 लाख रुपए या फिर दोनों देने पड़ सकते हैं। देखिए अभी क्या है कि उसी संशोधन में, ये पहले 2006 का एक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा। द प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एम्स टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिज, मतलब चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने का, बाल विवाह ख़त्म करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 2006 में। उसी में एक संशोधन हुआ है 2021 में, और इसमें ये बोला गया है कि 75 साल में पहली बार पुरुषों और महिलाओं के शादी के लिए अधिकार जो देने जा रहा है इस संशोधन के जरिए, पुरुषों दोनों को, मतलब महिला और पुरुष दोनों को 21 साल होने तो ज़रूरी है, ठीक है, तभी वो लोग शादी के लिए राजी हो सकते हैं। द सेंटर इनेक्टेड एक्ट बाय रिप्लेसिंग द अर्लियर लेजिस्लेशन ऑफ मैरिज एक्ट रिस्टेंट इन 1929, ठीक है, पहले भी इसमें संशोधन हो चुका है। और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 2 साल का जेल या फिर 1 लाख रुपये दे सकता है, या फिर दोनों दे सकते हैं, ठीक है, लग सकता है, ठीक है। और व्हेन मैरिज इज नल एंड वॉइड, मतलब कब शादी नहीं माना जाएगा, व्हेन अ माइनर इज टेकन एंड इंटाइटलमेंट द कस्टडी ऑफ लीगल गार्जियन, ठीक है, जब मतलब माइनर का शादी ज़बरदस्ती कराया गया है या फिर उसका जो लीगल गार्जियन है उसका कंसेंट नहीं लिया गया है तब, ठीक है। व्हेन ए माइनर इज कंपेल्ड बाय एनी डिसिप्टफुल मीनिंग टू गो फ्रॉम प्लेस, if a minor is sold for purpose of marriage and can go through a form of marriage, मतलब किसी को बेच के शादी करा दिया गया, इस केस में क्या है कि शादी को नल एंड वॉइड माना जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ ए माइनर इज मैरिड आफ्टर विच द माइनर इज सोल्ड ऑफ और ट्रैफिक्ड और यूज्ड फॉर इमोरल पर्पज़, मतलब गलत व्यवहार के लिए अगर शादी, मतलब उसको किडनैप करके या फिर बेच के शादी करवाया गया है, तो उस केस में भी जो शादी है वो नल एंड वॉइड, मतलब नहीं माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और भी कुछ फैक्ट्स आपको हमने दिया है कि प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2021 जो है, शादी करने के लिए महिलाओं की कानूनी उम्र होगी अब 21। कितना सही कितना गलत है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या सही कदम है या गलत कदम है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, अब 18 से 21 साल कर दिया गया है, ठीक है। और सारे लोग का है अलग अलग है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 है, ठीक है। शरीयत कानून का जो है ये भी 1927 का है, ठीक है। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का है। पारसी मैरिज एक्ट ये जो एंड डिवोर्स एक्ट 1936 का है। तो ये सब सारे जो इसी में सारे चीज़ संशोधन किया गया है। और आपको मालूम होगा कि कोई भी बिल पास हो जाने के बाद उस पर राष्ट्रपति का मोहर साइन लगता है और उसके बाद फिर वो कानून बनता है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 8 अक्टूबर, या ऑप्शन नंबर डी 9 अक्टूबर। तभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये 9 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए सॉरी 9 अक्टूबर नहीं 8 अक्टूबर होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 8 अक्टूबर होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। 8 अक्टूबर को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, और ये जो है ना साल में 2 बार मनाया जाता है। इस दिवस को साल में 2 बार मनाते हैं। इस बार जो है मतलब मई का सेकेंड सैटरडे जब भी आएगा तब, और अक्टूबर का सेकेंड सैटरडे जब भी आएगा तब। तो इस बार पहला जो प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था वो 14 मई को मनाया गया था, और दूसरा 8 अक्टूबर को मनाया गया है। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी पक्षी जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसका इसलिए यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देख लीजिए विश्व प्रवासी दिवस ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है कि थीम जो है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 2022 के थीम क्या है? टू फोकस ऑन लाइट पोल्यूशन। देखिए बहुत सारा जब लाइट पोल्यूशन होता है ना तो बर्ड जो है अपना रास्ता भटक जाता है, तो ये भी इसमें दिया हुआ है लाइट पोल्यूशन, ठीक है। ये है जो है इस बार का थीम है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्ट्स आपको बताएं हम। देखिए फोकस ऑन लाइट पोल्यूशन, इससे क्या होगा कि जब किसी दूसरे देश से हमारे देश में बर्ड्स जो माइग्रेट करके आते हैं, और ये बहुत सारे लाइट की वजह से
ये लोग अपने रास्ता भटक जाते हैं, जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। टू फोकस ऑन लाइट पोल्यूशन 2022 का इसका थीम है इस बार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 9 अक्टूबर को पिछला 2021 में मनाया गया था, तो इसलिए मुझे वो याद था। ठीक है, लेकिन इस बार जो है वे 8 अक्टूबर को मनाया गया, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और ये जो इम्पोर्टेंट डेज वाला है ये आप लोग देख लीजिएगा। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस इसे मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को सच में पसंद आता है, हमारा ये मेहनत अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और भी लोगों को इसमें जोड़ने का कोशिश करें। अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर इस लिंक को कॉपी करके पेस्ट करें। ठीक है, और सबको बोले इससे जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।